उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हो रहा है वो सामान्य नहीं है। हम सिर्फ इस लिहाज से बात नहीं कह रहे हैं कि अतीक अशरफ की सनसनीखेज हत्या, उससे पहले उसके संगी साथियों और दूसरे बदमाशों का एनकाउंटर कितने फर्जी थे या कितने सही, इस पर मैं बिल्कुल बहस नहीं करूंगा। इस पर हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, कई बार शोज किए हैं। आज हम बात ये करना चाहते हैं कि कैसे 6 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की बागडोर संभाली तो जिले जिले में माफिया का साम्राज्य स्थापित था। आज भी बहुत जगहों पे होगा, कई जगहों पर बहुत एक्टिव हैं आज भी। सैकड़ों एनकाउंटर हुए, कई बदमाश मारे गए, उसके बाद अभी भी संगठित अपराधियों से राज्य को मुक्ति मिल गई हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता। करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अपराधियों के मन में थोड़ा खौफ आया है, जो शायद पहले बड़े नेताओं के संरक्षण और पुलिस प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरों के सपोर्ट से बेरोक टोक चल रहा था। ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 दशक तक अगर इस तरीके के दुर्दांत अपराधी अपना साम्राज्य चलाते रहे तो सपोर्ट तो जरूर मिला होगा। इसके किस्से सुनाए जाएं तो सच बताऊं कि सुनने वाला चक्कर खा के गिर पड़ेगा। अभी शो के दौरान ये सुनेंगे आप। एक पूर्व डीजीपी ने बताया मुझे निजी बातचीत में कि पहली बार मुख्तार अंसारी जब पकड़ा गया तो वो जेल में दरबार लगाता था, अपने लोगों से मिलता था और उसके जरिए अपने काम चलाता था। कई बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। अतीक अहमद को पकड़ने वाले पूर्व डीएसपी जब उसके घर गए तो एक बड़े आला अफसर सीआरपी उसके साथ बैठे हुए थे। सरकार और सिस्टम में गुंडे अपराधियों की पैठ इतनी गहरी 1 या 2 दिन में नहीं बनती, ये खौफ से बनती है। इसमें पैसा लगता है, इसमें धन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये आज भी दिखती है। ये साम्राज्य हजारों करोड़ का है। अपराधियों का तौर तरीका इतना जटिल भी नहीं है कि जिसको समझा न जा सके। गांव के, शहर के अमीरों, व्यापारियों, ठेकेदारों, माफियाओं, डॉक्टरों, इन सब को देखिए, पैसे की वसूली होती है। फिर ये पैसा रूट होता है बिजनेस में, अपने कारोबार में, दुबई में, पार्टियों को चुनाव का चंदा देने में, प्रत्याशियों को लड़वाने में, अधिकारियों के बैंक बैलेंस भी बढ़ाने में। ज़रूरत पड़ने पर अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके उनकी मदद भी की जाती है। अगर आम जनता की धारणा ये बन गई कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे और मुन्ना बजंगी जैसे लोग सत्ता चलाते थे तो फिर इस ढकोसले का कोई मतलब नहीं रह जाता कि ये सब पॉलिटिकल लीडरशिप और पुलिस प्रशासन की मिली भगत के बगैर मुमकिन था। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखने वाले हमें बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ से पहले भी कुछ मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने इस संगठन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि उनकी कोशिश में कहीं कमी रह गई थी। नहीं तो हालात इतने खराब नहीं होते, इतने दुस्साहस नहीं होते कि इस वक्त की सरकार, जहां ये मशहूर है कि कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, वहां भी दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जेल में बंद अपराधी से उसकी पत्नी रोज मिलने जा रही है, चित्रकूट में मुख्तार अंसारी के लड़के से, और वो भी अब जेल में है। तो ये दुस्साहस एक दिन में पैदा नहीं होता, इसमें दशकों लगते हैं। सवाल यह है कि अगर जाति धर्म को अलग करके रख दिया जाए और सिर्फ अपराधियों को उनके जुर्म के लिए सजा दी जाए तो इसका इफेक्टिव तरीका क्या होगा, कैसे से निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश ही क्यों है, तो किसी भी राज्य के लिए ऐसे गिरोहबंद अपराधियों से मुक्ति दिलाने का एक तरीका होना चाहिए। क्या इस नेक्सस को तोड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है या होनी चाहिए, या 2-4 घटनाएं महज एक मिसाल देने के लिए गिनाई जाएंगी? आज इसी सवाल को हम समझेंगे। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी न हो, बातचीत अच्छे से हो, इसलिए हमने आज का जो पैनल बनाया है, जो मेहमानों को बुलाया है, वो बेहद खास है। नाम सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये इस तरह के पैनल मैंने क्यों बनाया है। मेरे साथ है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके साथ ही आईपीएस लंबे समय तक सेवा कर चुके हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं, यशोवर्धन झा आज़ाद साहब हैं। आज़ाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमने एक वकील साहब को भी रखा, क्योंकि जुडिशरी पे भी बहुत बार सवाल उठते हैं कि 30 साल 35 साल मुकदमे चलते रहते हैं। कृष्णानंद राय का मुकदमा 32 सालों से चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस पे जरूर बात होगी। साथ ही एक और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सिंह सर, मैंने बहुत लंबी भूमिका बना दी और काफ़ी कुछ मैंने इसमें कहा, लेकिन इन सब सवालों के उत्तर आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया, जिससे कि वो बहस फिर दूसरी तरफ चली जाती है। 4 दशक तक एक अपराधी अपनी सत्ता चला रहा है,
20-20, 30-30 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, गवाह मुकर जाते हैं। कृष्णानंद का अपना भाई हॉस्टाइल हो गया। ये एक दिन में थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। कितना खौफ, कितना मंजर, बताइए सर एक सिंह साहब, कैसे चलता है ये सब? नीरज जी नमस्कार, यशोवर्धन जी नमस्कार, AK जैन साहब अगर आ गए उनको भी नमस्कार। आप ये देखें 1978 में अतीक का पहला अपराध हत्या से शुरू हुआ, एक छोटा सा मान लीजिए टीनेजर, और उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद वो MLA भी बन जाता है। और ये श्रृंखला जब चलती है तो वर्तमान में उसके ऊपर जो पंजीकृत अपराध हैं, IS 227 गिरोह जो पंजीकृत हुआ वो 125 से ज्यादा है। ये तो जो पंजीकृत है, जो पंजीकृत नहीं हुए, जिनकी हत्या करके कुएं में फेंक दिए गए, उनकी संख्या भी इतनी ही होगी। इसके आतंक का ये पर्याय था कि इसने अपने चांद बाबा की जो हत्या की, उसी के आसपास इसने एक मुखालिफ आदमी को घर पकड़वा के बुलवाया, और जैसे मटन शॉप पे बकरा टंगा रहता है ऊपर से, उसकी खाल उतार करके उसकी लाश को बाहर फेंक दिया चौराहे पे। पुलिस को फोन कर दिया कि अब इसको ले जाओ। पुलिसकर्मी कुछ गए थे तो उनको बंधक बना लिया, और जब शीर्षस्थ राजनीतिक दल के नेता, जो कहने भी आप समझ गए हो किसकी तरफ संकेत है, उन्होंने कहा तुम्हें हमारी कसम है छोड़ दो, बड़ी बदनामी हो रही है। राजू पाल की हत्या होती है तो राजनीतिक मंच से यह कहा जाता है कि इसमें अतीक निर्दोष हैं, मेरे आग्रह पे, मेरे अनुनय पे वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नीरज जी, ये तो हुआ एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है धनार्जन। कोई भी गवाह जाके गवाही नहीं दे सकता है, उसकी या तो हत्या होगी या पैसे से उसका मुंह बंद किया जाएगा। तीसरी बात, ऐसे माकूल अफसरों को ही वहां पोस्टिंग दी जाएगी उसके कार्य क्षेत्र में जो उसके हुक्म की तामील करें, जो स्वविवेक से काम करें या निष्ठा से, ईमानदारी से। उनका तुरंत तबादला हो जाएगा या अहित हो जाएगा। जैसे गवाहों का होता था, गवाह ने अगर पैसा कबूल नहीं किया तो उसकी हत्या ही होनी है। और कितने ऐसे गवाहों को जो हॉस्टाइल नहीं हुए, उनकी हत्या ही हो गई, मुकदमे फिर चले नहीं आपके। तो नीरज जी, अगर आप देखें राजनीतिक संरक्षण कि कल तक जो एक छोटा सा गमले का सफोला था, आज अगर एनाकोंडा और अजगर हो गया है, तो उसके पूछे भ्रष्ट राजनीति, सहयोग और ऑक्सीजन देने वाली राजनीति, और वो इकोसिस्टम जिसमें पुलिस और प्रशासन, राजनीति तीनों उसका समर्थन करके उसको पुष्पित और पल्लवित करा रहे थे। और ये एक अतीक की बात नहीं है, ये हर जिले में अगर 10 अतीक ना हो या अतीक की तरह अब उगते हुए सूरज ना हो, इसीलिए NN वोरा कमेटी बैठाई गई थी कि राजनीतिक अधिकारी और अपराधी इस गठजोड़ का खुलासा करें। नीरज जी, ये कहा जाता है कि इनकी इस तिकड़ी की जो लूट है, अधिकारी, अपराधी और राजनेता की, वो अंग्रेजों को भी पीछे ढकेल देगी, इतनी ज्यादा लूट हुई है। बहरहाल देश लोकतंत्र है, कम से कम अब समय आया है नीरज जी, कम से कम जाग जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, वरना घुन की तरह ये हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं, समाज के ताने बाने को भी ये तहस नहस कर रहे हैं। अतीक ने तो एक कॉलोनी बनाई थी जो केवल मुस्लिम नगर के नाम से, जो कि केवल मुसलमानों की थी, वोट बैंक के लिए उसने एक तरीके से डेजिग्नेटेड टाउनशिप तैयार की थी, जिससे कि निर्विवाद, निर्विरोध वो इलेक्शन जीतता रहे। आजाद साहब, आप तो सर IB में भी रहे हैं और बहुत